हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे सेल। हमने सेल और साइटोलॉजी पढ़ लिया था, जो हमारा कोशिका और कोशिका विज्ञान था। अब हम कोशिका विभाजन के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। रुडोल्फ विर्चो ने ऑस्मोसिस सेलुला ए सेलुला का सिद्धांत दिया, अर्थात प्रत्येक नई कोशिका का जन्म अपनी पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होता है। नई कोशिका को पुत्री कोशिका या डॉटर सेल कहते हैं, जबकि पूर्ववर्ती कोशिका को मदर सेल या मातृ कोशिका कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे मृत हो गया है, मैं इसे मातृ कर देती हूँ, एक सेकंड। मातृ कोशिका कहते हैं और यह प्रक्रिया लगातार होती रहती है, जिसे सेल साइकिल या कोशिका चक्र कहा जाता है। नोट में देखेंगे कोशिका का विभाजन दो प्रकार से होता है, एक मिटोसिस और एक मियोसिस। ठीक है, तो मिटोसिस पढ़ते हैं हम लोग पहले। समसूत्री विभाजन। दैहिक कोशिका सोमेटिक सेल का विभाजन समसूत्री होता है, अर्थात इसी प्रक्रिया से हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। अर्धसूत्री में देखेंगे रिप्रोडक्टिव सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है और इसी से जनन प्रक्रिया आगे बढ़ती है, अर्थात भ्रूण का विकास होता है। समसूत्री विभाजन एक चरण में होता है और अर्धसूत्री दो चरण में पूरा होता है। तो हम लोग देखते हैं इसको। समसूत्री विभाजन केवल एक चरण में पूरा होता है। मातृ कोशिकाएं दो पुत्री कोशिकाएं बनाती है। मातृ कोशिकाएं और पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान है। और यहाँ अर्धसूत्री विभाजन दो चरणों में पूरा होता है। मातृ कोशिकाएं चार पुत्री कोशिकाएं बनाती है। मातृ कोशिका का आधा गुणसूत्र पुत्री कोशिका के पास होता है। इसके बाद है कोशिका विभाजन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया। सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है, जिसे कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। इसके बाद कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है, जिसे साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। नोट में देखेंगे कोशिका विभाजन से पहले इंटरफेज अवस्था होती है। इंटरफेज क्या होता है हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। पहला, कोशिका का आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है तथा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, अर्थात डीएनए की संख्या ज़्यादा हो जाती है। इसी दौरान गुणसूत्र भी ज़्यादा हो जाते हैं, लगभग 2 गुना। नोट में देखेंगे इंटरफेज के बाद विभाजन की वास्तविक शुरुआत होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस को। ठीक है, यह कुल 4 चरणों में संपन्न होती है। ए, प्रोफेज, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, कोशिका का वास्तविक विभाजन यहीं से शुरू होता है। 80% समय इसी प्रक्रिया में लगता है। क्रोमेटिन धागे गुणसूत्रों में बदल जाते हैं और गुणसूत्रों के क्रोमेटिड और सेंट्रोमियर बहुत स्पष्ट दिखाई देते हैं। हमने सेल एंड साइटोलॉजी जब पढ़ा था तो हमने सब चीज़ अच्छे से पढ़ लिया था, क्रोमेटिड कहाँ है, सेंट्रोमियर क्या है। तो आप लोग उस वीडियो में जाके देख लेना कि क्रोमेटिड और सेंट्रोमियर सब क्या चीज़ है। ठीक, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। तारक का ये सेंट्रोसोम किनारे पर चले जाते हैं और इनसे पतले पतले स्पिंडल फाइबर निकलते हैं। ये है हमारा प्रोफेज प्रक्रिया। ये गुणसूत्र है, यहाँ झिल्ली समाप्त हो रही है और ये सेंट्रोसोम है दोनों तरफ। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेटाफेज। यह बहुत कम समय की अवस्था है, 2 से 10 मिनट के बीच की अवस्था। तारक काय के स्पिंडल फाइबर बड़े हो जाते हैं और गुणसूत्र के सेंट्रोमियर पर चिपक जाते हैं। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि स्पिंडल फाइबर बड़े हो गए और गुणसूत्र के सेंट्रोमियर पर चिपक गए हैं। ठीक, मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। सी, एनाफेज, यह और कम समय की अवस्था है, 2 से 3 मिनट के बीच की अवस्था। सेंट्रोसोम के स्पिंडल फाइबर सिकुड़ने लगते हैं और गुणसूत्र को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। इसी अवस्था में सिस्टर क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ सिकुड़न हो रही है और ये सिस्टर क्रोमोसोम है दोनों तरफ जो दिख रहा है हमें। उसके बाद है टेलोफेज। सिस्टर क्रोमोसोम अब क्रोमेटिन धागे और केंद्रक में बदल जाते हैं। इस तरह एक ही कोशिका में 2 केंद्रक दिखाई देते हैं। कोशिका बीच से झुक जाती है। तो ये हमारा उसका डायग्राम है, कोशिका बीच से झुक गई है, यहाँ 2 केंद्रक दिखाई देने लगे हैं और यहाँ क्रोमेटिन धागे में बदल गया है। ठीक है, सिस्टर क्रोमोसोम। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस। कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है और बीच में गोल्जिकाए की एक प्लेट बन जाती है और कोशिका 2 भागों में अलग हो जाती है। यह हमारा गोल्जिकाए है।
जो एक प्लेट बना रहा है और कोशिका दो भागों में विभाजित हो रही है। तो यहाँ से विभाजित होकर यहाँ दो कोशिका बन गया। नोट में देखेंगे तापमान कम होने पर सूत्री विभाजन तेज होता है, जबकि गर्मी या अधिक तापमान में यह प्रक्रिया धीमी हो जाती है। हमारा घाव भरना समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया ही है तथा वृद्धि और विकास भी समसूत्री से ही होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेम सेल। स्टेम सेल क्या होता है? यहाँ मेल है, ये फीमेल है। मेल और फीमेल दोनों में आर सेल होता है, रिप्रोडक्टिव सेल। और मेल का रिप्रोडक्टिव सेल क्या है? स्पर्म, और फीमेल में एग। तो ये मेल का जो स्पर्म है उसमें केंद्रक होता है, वो फीमेल के एग में जाता है, जो कि फीमेल के एग में केंद्रक होता है। और ये बाहर वाला जो है ये जाइगोट है, युग्मनज। ठीक, निषेचन प्रक्रिया के बाद युग्मनज बनते हैं और गर्भ स्थापना हो जाती है। गर्भ स्थापना के 5वें दिन तक 150 से 200 कोशिकाएं बन जाती है और इन्हें ही मास्टर सेल कहा जाता है और यही स्टेम सेल होती है। नोट में देखेंगे स्टेम सेल गैर विभाजित होती है, अर्थात अभी इनका विभाजन संपन्न नहीं होता। आगे आने वाले कुछ दिनों बाद स्टेम सेल विभाजित होने लगती है और इन्हीं से अन्य कोशिकाएं, ऊतक, अंग तथा पूरे शिशु का विकास हो जाता है। स्टेम सेल का विभाजन होगा तो कोशिका का निर्माण होगा, फिर ऊतक का, फिर अंग का, फिर पूरे अच्छे से पूर्ण रूप से शिशु का विकास हो जाएगा। इसका हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ स्टेम सेल। पहला है टोटीपोटेंट स्टेम सेल। शुरुआती 5 दिनों की 150 से 200 कोशिकाएं टोटीपोटेंट स्टेम सेल कहलाती है। नोट, यह कोशिका से लेकर पूरी शरीर बना सकती है। टोटीपोटेंट का कोई भी चिकित्सीय उपयोग नहीं है क्योंकि यह भ्रूण से प्राप्त होती है और इन्हें निकालना भ्रूण हत्या होगी। दूसरा है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। यह केवल अलग अलग अंगों का विकास करती है, शरीर नहीं बना सकती। इन्हें 3 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। पहला 6वें दिन के गर्भधारण से, दूसरा 3रे या 4थे माह के गर्भपात से, तीसरा बच्चे के जन्म के बाद नाभि-नाल के द्रव से। नोट में देखेंगे केवल नाभि-नाल के द्रव से प्राप्त स्टेम सेल का उपयोग चिकित्सा कार्यों में हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा सेल चैप्टर पूरी तरह से समाप्त होता है। हमने कोशिका के बारे में बहुत अच्छे से जान लिया है। कुछ भी टॉपिक हमारा नहीं छूटा है जो कि एग्ज़ाम में पूछे और हमें ना आए। ठीक है, आप इतना पढ़ लोगे तो आपका कोई भी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन सेल टॉपिक से नहीं छूटेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।